फ्रेंड्स, टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिन के बाद आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ पाई हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अब मेरी कोशिश रहेगी कि आपका लेक्चर टाइम पर आता रहे और आपका सिलेबस कवर होता रहे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम डाइजेशन इन अमीबा पढ़ेंगे, डाइजेशन इन पैरामीशियम पढ़ेंगे और डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले भी हमें ये देखना चाहिए अमीबा होता किस तरह का है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देख लो, यूनिसेलुलर होगा मतलब एक सेल। एक सेल में क्या क्या होता है? एक सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लाइसोसोम्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसी तरह से इसमें भी सारी कुछ चीज़ें हैं। एंट्रैपमेंट ऑफ फूड पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो ये क्या करता है? ये एक फॉल्स फीट मतलब स्यूडोपोडिया, जिसको कि हिंदी में अगर बोले तो झूठा पैर, फॉल्स पैर, ये निकालता है फूड को सराउंड करने के लिए। फूड पार्टिकल जब इसके अंदर आ जाते हैं तो ये क्लोज कर लेता है इसको और एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। इसके चारों तरफ लाइसोसोम्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो मदद करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। जब फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है तो जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो बॉडी सरफेस में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि वेस्ट मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। बॉडी सरफेस के थ्रू एक वैक्यूल बना के बाहर आ जाते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को जल्दी से देख लेते हैं। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को फूड की तरह लेता है, थ्रू आउट नंबर ऑफ स्यूडोपोडिया बनाता है फूड के अराउंड, जिसको कि फूड वैक्यूल बोल लेते हैं। उसके बाद ये उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम। द डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर बोले तो बॉडी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा। सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका। जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म उतना सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम में भी कुछ उसी तरह का है। यहाँ भी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ भी डाइजेस्टिव एंजाइम काम करेंगे और उसी तरह से फूड जो है इजेक्ट आउट होगा। तो इसमें क्या है ना कि स्ट्रक्चर को सबसे पहले देख लेते हैं। ये है पेलिकल, ये है सीलिया, जिसके थ्रू ये सीला के मूवमेंट से फूड पार्टिकल को ये ओरल ग्रूव यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, मतलब माउथ के पास लाप आता है। ये एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है। ये मैक्रो न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस मीन्स मैक्रो न्यूक्लियस। ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। रेडियल कैनल है, इसमें जो दिख रहे हैं आपको इस तरह के ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। काउडल टफ्ट है ये साइटोपाइज है, यहीं से फूड पार्टिकल बाहर निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। ये फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल देखो, फूड जैसे यहाँ पर आता है और यहाँ पर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चार स्ट्रक्चर, ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, साइटोस्टोम, साइटोफैरिंक्स, ये सारे इसके माउथ के स्ट्रक्चर हैं। ओरल ग्रूव के थ्रू फूड अंदर की तरफ एंटर होता है, फिर वेस्टिब्यूल होते हुए, साइटोस्टोम होते हुए नीचे की तरफ आता है और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सॉरी ये एंडोप्लाज्म है। ठीक है, एक्टोप्लाज्म बाहर वाला, और यहाँ पर ये जो सरफेस पे दिख रहा है इसको ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको काम इससे है कितने से कि ओरल ग्रूव और साइटोस्टोम, जिसके थ्रू फूड अंदर की तरफ आता है, फूड वैक्यूल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन होने के बाद ये बॉडी सरफेस में लाइसोसोम की मदद से मूव करता हुआ डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बस यही तो काम है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आप बुक में भी एक बार देना, कुछ खास दिया हुआ है नहीं इसमें, बस समझ लो जिस तरह आपने अमीबा में देखा उसी तरह इसमें भी होता है, स्ट्रक्चर बस अलग है। पैरामीशियम क्या है? यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर है तो वैसे ही डाइजेशन होगा। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू ओपनिंग कॉल्ड साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के थ्रू फूड एंटर करता है। देन फूड वैक्यूल इज फॉर्म। फूड वैक्यूल तो बनेगा ही। इन फूड वैक्यूल ड्यू टू द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम, फूड
is digested and undigested food comes out through another pore called anal pore. लाइसोजाइम से क्या होगा, फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होंगे और फूड डाइजेस्ट होगा, बॉडी सरफेस में एब्जॉर्ब होगा और वेस्ट मटेरियल एनल पोर या साइटोपाइस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये साइटोपाइस यहाँ पर देख लो, साइटोपाइस के थ्रू फूड बाहर आ जाएगा। बस यही तो है। अब हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। एसोसिएटेड ग्लैंड प्ले की रोल इन डाइजेशन, और डाइजेशन के लिए बहुत सारे ग्लैंड जो होते हैं हमारे, वो इसमें काम करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ आप ये फिगर समझ लो थोड़ा। ये माउथ है, ये पैलेट है। पैलेट किसको बोलते हैं, माउथ का जो रूफ होता है उसको पैलेट बोलते हैं। यू वाला कहाँ पर होता है, यू वाला सबसे एंड पे जाके जब आप माउथ अपना खोलोगे तो एक बेल लाइक स्ट्रक्चर लटकता हुआ नजर आता है, उसको यू वाला बोलते हैं। ये टंग है और टीथ है यहीं पर, ठीक। इसमें डाइजेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ग्लैंड को समझने की। तो सलीवरी ग्लैंड देखो यहाँ पर है तीन, जैसे एक का नाम है सबलिंगुअल, दूसरे का सब मैंडिबुलर, तीसरे का पैरोटिड, ठीक है। ये फेरिंग्स है जहाँ पर नेजल ओपनिंग और बक्कल कैविटी की ओपनिंग मर्ज करती है, उसे फेरिंग्स बोलते हैं। आई बात समझ में, मतलब कि नेजल नाक का ओपनिंग जहाँ पर खुले और माउथ का ओपनिंग जहाँ पर खुले, उस जंक्शन को बोलते हैं फेरिंग्स। ये इसोफेगस है सॉरी फ्रेंड्स, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। लीवर और पैनक्रियास के डक्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये डुओडेनम है, जेजुनम है ये, फिर ये इलियम है, यहाँ पर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर पूरा इलियम। जेजुनम को देखो यहाँ पर ये, और डुओडेनम कहाँ देख लो पॉइंट आउट किया गया है, ये मतलब ये स्ट्रक्चर शुरुआत जो होती है ना स्टोमक के बाद, उसको डुओडेनम बोलते हैं। अब देखो कि ये स्टोमक है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियाज है, ये पैनक्रिएटिक डक्ट है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में देखो कितने पार्ट हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना ये पूरा, ये ट्रांसवर्स कोलोन है। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग मतलब ऊपर की जाते हुए तरफ, ये वाला असेंडिंग कोलोन है। और ये नीचे की तरफ आता यहाँ तक एंड होने वाला, ये डिसेंडिंग कोलोन है। यहाँ एंड में सिग्मोइड कोलोन है, और ये जो आपको एनस के पहले का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है रेक्टम। रेक्टम में ही वेस्ट फूड मटेरियल स्टोर होते हैं और एनस के थ्रू बाहर आते हैं। यहाँ देखो एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं, ये देखो अपेंडिक्स है ना। तो हम आगे अब पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ के बारे में। माउथ को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। ये बाउंड रहता है अपर लिप और लोअर लिप से, ठीक है। किस में नहीं रहता है ये, प्लैटिपस और वेल में नहीं रहता है, ठीक है। ये याद रखना, एक्सेप्शनल केस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी कॉल्ड पैलेट, बक्कल कैविटी के रूफ को पैलेट बोलते हैं, जिसमें कि पैलेटाइन ड्यूगे होता है। ये पैलेटाइन ड्यूगे ये सबसे ज़्यादा डेवलप होता है कार्निवोर में। मेनी स्मॉल पैलेटाइन म्यूकस ग्लैंड, इससे क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है ना, फूड को सॉफ्ट करने में मदद करता है। तो ये तो हो गया कि पैलेटाइन म्यूकस, पैलेट से निकलने वाले म्यूकस, वो इनिशियली फूड को सॉफ्टन करने में मदद करेंगे। अब देखते हैं टंग को। टंग इज मोस्ट डेवलप इन मैमल्स अमंग्स वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा डेवलप क्या है, टंग, ठीक है। मैमल में डेवलप है सबसे ज़्यादा। इसमें क्या रहते हैं, लिंगुअल पैपिली, कितने, इसके 2/3 पार्ट पे। पैपिली क्या कंटेन करते हैं, टेस्ट बड, और टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलीवा।
और टंग का काम क्या है? सलीवा को फूड से मिक्स करना। ठीक है, तो टेस्ट बड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर टंग आया है तो यहाँ देखो बिटर का आपको फीलिंग आएगा एंड पे, टंग के एंड पे जब फूड जाएगा तब। स्वीट का अनुभव होगा आपको टिप पे, टंग के टिप पे। सार का अनुभव होगा आपको इसके कॉर्नर पे। ठीक है, ये टेस्ट बड है हमारे टंग के। अब नेक्स्ट चलते हैं डेंटिशन। तो हमारे जो डेंटिशन सिस्टम है इसमें 4 तरह के टीथ पड़ते हैं हम लोग। एक इंसीजर, ठीक है, जिसको कि कटिंग टीथ बोलते हैं। कैनाइन, मोलर, प्री मोलर। कैनाइन को चीर फाड़ करने वाले टीथ बोलते हैं। ठीक है, इंसीजर टीथ, इंसीजर कटिंग टीथ, कैनाइन चीर फाड़ करने वाले टीथ। ये डॉग में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, लंबे लंबे से। मोलर और प्री मोलर तो किसके लिए? मैस्टिकेशन, मतलब चबाने के लिए होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ एक टर्म लिखा है डाइफायोडोंट। ठीक है, ऑल टीथ एक्सेप्ट अडल्ट मोलर्स ग्रो ट्वाइस इन लाइफ। डाइफायोडोंट का पहले तो मतलब आप समझो कि 2 बार टीथ आना। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि बचपन में हमारे दांत गिर जाते हैं और फिर वापस से आते हैं। तो वो टीथ जो गिर जाते हैं वो होते हैं टेम्पररी या डेसिडुअस टीथ, वो 20 इन नंबर होते हैं। ठीक है, फिर परमानेंट टीथ जो आते हैं वो 32 इन नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये बातें लिखी जो गई है, ये याद रखने वाली बात है कि सारे ही टीथ नहीं गिरते। ऑल टीथ एक्सेप्ट अडल्ट मोलर्स, मोलर्स ग्रो ट्वाइस इन लाइफ। मोलर को छोड़ के सारे टीथ ट्वाइस जो होते हैं डेवलप करते हैं, जब जाके उनका नंबर 32 होता है। व्हेल्स टीथ ग्रो ओनली वंस इन इट्स लाइफ। व्हेल्स डाइफायोडोंट नहीं है, याद रखना, 2 बार उसके टीथ नहीं आते। एलिफेंट में क्या याद रखना है आपको? द 2 इंसीजर, सामने वाले टीथ जो होते हैं, ऑफ अपर जॉ कॉन्स्टेंटली ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। सामने के 2 टीथ जो होते हैं ये पूरे लाइफ इसके ग्रो करते रहते हैं और टस्क बन जाते हैं। तो किसी से भी आप पूछोगे ना तो आपको यही बोलेंगे वो कि ये टीथ जो एलिफेंट का है वो कैनाइन है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग याद रखना कि एलिफेंट के सामने के 2 टीथ दैट इज इंसीजर ग्रो करके लॉन्ग टस्क का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये केबीसी में क्वेश्चन आया था, याद रखना है इसको, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन रैबिट मोस्ट हर्बिवोर्स कैनाइन आर एब्सेंट। रैबिट में क्या होता है? कैनाइन एब्सेंट होता है। ठीक, अब एब्सेंट है तो उस जगह पे खाली स्पेस हो जाता है। उसी खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? डायस्टेमा। ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टीथ हेल्प्स इन मैस्टिकेशन, ये तो कॉमन सी बात है कि दांत चबाने में मदद करता है। पर अब ये और ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये फॉर्मूला है डेंटल फॉर्मूला। तो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे? तो आप याद रखना 2102। ठीक है, जिसमें कि आप अगर ऐड करोगे तो देखो इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 1 भी नहीं होते हैं और मोलर 2 होते हैं। ठीक है, तो ये ऐड करके 2 + 2 + 1 कितने हो गए? 5, ऊपर 5 नीचे 5, इसको डबल कर दो दोनों साइड के लेके तो हो जाएंगे 20। उसी तरह से 17 ईयर ओल्ड में कितने होंगे? तो 2 कैनाइन, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और मोलर 2। ठीक है, ये हो जाएंगे 28। अडल्ट में कितने? इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 2, मोलर 3 आ जाते हैं। तो ये हो जाता है ऐड होके कितना? 32 टोटल। रैबिट में देखो कैनाइन एब्सेंट ना, तो 2 इसमें थोड़ा सा अलग है, ऊपर अलग नीचे अलग। 2 इंसीजर ऊपर नीचे 1, मतलब एक साइड का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। प्री मोलर 3, मोलर 3, वो नीचे में देखो प्री मोलर 2 और नीचे में इसके 3। तो ये आप लोग लिख लिख के बार बार याद कर लेना। हालांकि ये 10th क्लास में तो नहीं है, पर फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सलीवरी ग्लैंड।
सलिवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। कौन कौन से? सबलिंगुअल, पैरोटिड और सब मैक्सिलरी। पहले फिगर में भी हमने देखा था, पर इस फिगर में और भी क्लियर है। देखो सबसे पहले यहाँ पर सबलिंगुअल, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो सब मैंडिबुलर उसके नीचे, और यहाँ ईयर के पास याद रखना पैरोटिड होता है। तीनों सलिवरी ग्लैंड है, ये क्या करते हैं, इनका पीएच 7 to 8 होता है, और जिसकी वजह से ये अल्कलाइन फ्लूइड है। 99% वाटर होते हैं इसमें, सॉल्ट भी होते हैं, म्यूकस भी होते हैं, और एंजाइम होता है जिसका नाम है सलिवरी एमाइलेज, या फिर इसी को टाइलिन भी बोलते हैं। ये क्या करेगा कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सुना है कि माउथ में क्या चीज़ का डाइजेशन होता है, तो स्टार्च का। स्टार्च का कैसे डाइजेशन होता है, तो सलिवरी ग्लैंड के सिक्रीशन के थ्रू होता है। तो सलिवरी ग्लैंड से कौन सा सिक्रीशन निकलता है, अमाइलेज। अमाइलेज किस पे एक्ट करता है, तो स्टार्च पे, और इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। स्टार्च कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जबकि माल्टोज सिंपलर, तो सिंपलर में कन्वर्ट हो गया, अब बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यही तो काम है डाइजेशन में, सारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना, ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेरिंग्स। मैंने बताया था फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पर नेजल पैसेज और बक्कल पैसेज मर्ज करते हैं, यानी कि मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये दो पैसेज जो होते हैं, नेजल पैसेज और ओरल पैसेज, मतलब नाक का पैसेज और माउथ का पैसेज, तो इनमें से एक है डॉर्सल गलेट जो ओइसोफेगस तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, मतलब कि ये ओरल पैसेज हो गया, जिसका अगर साइंटिफिक टर्म में यूज़ करें हम तो डॉर्सल गलेट इसका नाम है। फिर ग्लॉटिस है, ठीक। तो ये सेकंड पैसेज कौन सा है, ग्लॉटिस, जो लैरिंग्स तक जाता है। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एयर पैसेज है, वॉइस प्रोडक्शन यहाँ से होता है। तो ये दो पैसेज सेपरेट हो गया, दोनों जहाँ पर मर्ज करता है उसे फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक, नॉर्मली गलेट रिमेन्स क्लोज, वो तो क्लोज रहेगा ही, क्योंकि फूड मटेरियल हमेशा नहीं लेते हम लोग, और ब्रीदिंग हमेशा करते हैं, इसलिए ग्लॉटिस हमेशा खुला रहता है। ठीक है, अब हम लोग ओइसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। इट्स मस्कुलर वॉल हैज़ इंटरनल लॉन्गिट्यूनल फोल्ड्स। ओइसोफेगस में लॉन्गिट्यूनल फोल्ड्स होते हैं जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, एक्सपेंड होते रहते हैं, ताकि फूड जो है मैस्टिगेट होता रहे, मिलता रहे, मिक्सअप होता रहे। उसके बाद म्यूकस सिक्रीट होता है, किससे, गॉबलेट सेल्स। यानी कहने का मतलब ओइसोफेगस में गॉबलेट सेल होते हैं और सब म्यूकोसा सेल भी होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और आपके फूड को और भी स्लाइमी बनाते हैं, ताकि ये स्टोमक तक ईजिली पास करके पहुंच जाए। ठीक है, अब स्टोमक पे आते हैं। स्टोमक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इट कंटेन्स मेनी गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सिक्रीट एंजाइम्स। स्टोमक में देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो यहाँ से देखो एंजाइम पेप्सिनोजन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और HCl सिक्रीट हो रहा है। अब सारे के फंक्शन हम एक एक करके देखते हैं। पेप्सिन को देखते हैं, तो सिक्रीटेड बाय चीफ सेल ऑफ स्टोमक। स्टोमक में चीफ सेल जो होते हैं उनसे सिक्रीट होता है क्या, पेप्सिन। पेप्सिन जब सिक्रीट होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको कि पेप्सिनोजेन बोलते हैं। और स्टोमक में HCl का भी सिक्रीशन हो रहा है। HCl के सिक्रीशन से यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में। अब पेप्सिन किस पे एक्ट करेगा, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल सब्सटेंस दैट इज प्रोटीज में। ठीक है, ये सारी बातें याद करने वाली है, आप बस ये इतना सा लाइन लिखना और याद रखना है इसको। और वैसे क्लू भी है कि पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन। फिर रेनिन। रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये स्पेशली बच्चों में सिक्रीट होता है। किसमें, इनएक्टिव फॉर्म, प्रोरेनिन के फॉर्म में। यहाँ भी HCl एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
कि HCl इसको कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। एक्ट किस पे करता है ये? तो केसीन। केसीन क्या है? एक प्रोटीन ही है जो मिल्क में पाया जाता है और इसको कन्वर्ट करता है पारा कैसिनेट में। ये भी सिंपलर फॉर्म में आ गया। अब है म्यूकस। म्यूकस सेल से सिक्रीट होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये क्या करते हैं? स्टोमक के वॉल को HCl के एक्शन से बचाते हैं। ये सिक्रीट होता रहेगा और हमारा स्टोमक HCl, चूँकि ये बहुत ही हाईली एसिडिक है, pH देखो इसका 1 है, इसके एक्शन से कौन बचाता है? तो म्यूकस। ठीक है, स्टोमक से ही म्यूकस सेल से ये सिक्रीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि स्टोमक का वॉल ही क्यों नहीं HCl के सिक्रीशन से डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो यहाँ पर प्रेजेंट है क्या? म्यूकस। म्यूकस के सिक्रीशन अल्कलाइन होते हैं जो HCl के सिक्रीशन से स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो HCl के बारे में पढ़ते हैं। इसका pH 1 है। ये सिक्रीट होता है पेराइटल सेल ऑफ स्टोमक। इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में। हमने अभी पढ़ा है कि HCl इन दोनों के इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में बदल देता है। और क्या करता है? ये हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है। HCl है तो किल करेगा ही। सॉल्ट को डिसॉल्व करता है, बोन्स को डिसॉल्व करता है और हार्ड फूड पार्टिकल को डिसॉल्व करता है। स्टोमक में फूड 4 to 5 आवर्स रहता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ काइम, स्टोमक में 4 to 5 आवर्स रहने के बाद फूड काइम में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज स्लाइमी फूड। स्टोमक पुशेस इट टू द डुओडेनम बाय पेरिस्टाल्टिक वेव। मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हुए 4 से 5 घंटे ये रहने के बाद ये चला जाता है डुओडेनम में। अब हम लोग डुओडेनम के बारे में पढ़ते हैं। आपको ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप बस ये लाइन जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये इसको याद रखना, ठीक है? हो जाएगा। उसके बाद देखो ये मैंने एक फिगर डाल रखा है कि ये देखो गैस्ट्रिक पिट्स है यहाँ पर स्टोमक के वॉल का सॉरी, ये सेक्शन है जिसमें कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को दिखाया गया है, म्यूकस सेल को दिखाया गया है, चीफ सेल को दिखाया गया है और पेराइटल सेल को दिखाया गया। इन सब से जो सिक्रीशन होता है आपने अभी देखा है ना। चीफ सेल से क्या सिक्रीट हो रहा था? म्यूकस सेल से तो म्यूकस सिक्रीट हो रहा था। चीफ सेल से क्या सिक्रीट हो रहा था? पेप्सिन। और पेराइटल से क्या सिक्रीट हो रहा था? तो पेराइटल से HCl सिक्रीट हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग पहुंचते हैं डुओडेनम में। फूड कहाँ आया है? अभी काइम के फॉर्म में डुओडेनम में आया है। तो डुओडेनम में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ HCl। अब देखो फूड मटेरियल डुओडेनम में आया है, यहाँ पर काइम आया है ना। स्टोमक में फूड जब डिफरेंट टाइप के एंजाइम से कन्वर्ट हो गया है, किसमें? काइम में। ठीक है, काइम क्या करता है? काइम में HCl प्रेजेंट है क्योंकि ये सिक्रीट हुआ था हमारे स्टोमक से। तो HCl का जो इसमें प्रेजेंस है वो कुछ जूसेस को सिक्रीट करता है। कहाँ से? तो लीवर से और पैनक्रियाज से। तो जैसे ही डुओडेनम में फूड पहुंचता है, लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके एक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। बाइल जूस का pH 7.7 है और 600 ml पर डे ये सिक्रीट होता है। सिक्रीटेड बाय लीवर है ना, बाइल जूस से लीवर से सिक्रीट होगा। 1.5 kg वेट होता है लीवर का। ये छोटी छोटी बात मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है ताकि आपको काम आए आगे कंपटीशन में। तो आप जब भी फुर्सत में हो ये लेक्चर देख लिया करो, आपको याद रहेगा। तो लीवर से सिक्रीट होता है। लीवर का वेट 1.5 kg। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ये। एज वी डू नॉट ईट एवरी टाइम, हमेशा तो खाते नहीं हैं, पर बाइल हमेशा सिक्रीट होते रहता है और स्टोर होता रहता है गॉल ब्लैडर में। इसके फिगर को आप देखो तो ज़्यादा सुविधा होगी आपको, है ना। यहाँ देखो, देखो ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक। और ये स्ट्रक्चर जो है ये डुओडेनम है, ठीक है। डुओडेनम में क्या मैंने बोला कि लीवर से बाइल जूस
पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस आएंगे यहाँ पर, है ना। तो अब इसके एक्शन को देखते हैं, ठीक। इट इज़ येलोइश ग्रीन फ्लूइड। ये कैसा फ्लूइड है? येलोइश ग्रीन फ्लूइड है। कंटेन क्या करता है? वाटर, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, सॉल्ट और फैटी एसिड, ठीक है। ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है ये कलर पिगमेंट है। इसी की वजह से हमारा फीसेस जो होता है दैट इज येलो इन कलर, ओके। बाइल कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। बाइल के आने से ये फूड काइम में HCl का प्रेजेंस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंटेस्टाइन में आगे फूड को जाना है, और इंटेस्टाइन में जाने से पहले पैनक्रिएटिक जूस तब तक वर्क नहीं करता है जब तक मीडियम अल्कलाइन ना हो जाए, है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं बाइल ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक डेड RBC बाय फीसेस। हाँ, बाइल देखो, जब RBC डेड हो जाता है ना वहाँ पर, तो उसका रेसिड्यू बचा रहता है, वो फीसेस के थ्रू बाहर आ जाता है, इसलिए हमारे फीसेस का कलर येलो होता है, ठीक है। और बाइल का सबसे इम्पोर्टेंट काम बोले तो क्या है? तो न्यूट्रलाइज करना HCl को, है ना। मीडियम को अल्कलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैनक्रिएटिक जूस तभी एक्ट करेगा जब मीडियम अल्कलाइन हो। अब हम देखते हैं कि पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है। तो ये स्ट्रक्चर है लीवर का, ये है गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट, उतना जानना आपको ज़रूरी नहीं है। स्टोमक, ये कॉमन बाइल डक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर फ्लो ऑफ बाइल और इधर से पैनक्रिएटिक जूस आएगा। ये पैनक्रियाज है, पैनक्रिएटिक डक्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग को क्या देखना है कि पैनक्रियाज का एक्शन फूड पे क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस का। ये उससे पहले ये एक फिगर आप देख लो, मैंने यहाँ पर डाल कर रखा था कि गॉल ब्लैडर में देखो यहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, देख लो। ये है ना गॉल ब्लैडर्स में, आपने सुना होगा स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहीं पर ये है। यहाँ पर देखो गॉल स्टोन, यहाँ पर इसी को ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं पैनक्रिएटिक जूस के बारे में। तो पैनक्रियाज इज येलो कलर्ड हेक्सोक्राइन ग्लैंड। हेक्सोक्राइन कहने का क्या मतलब है? मतलब ये फंक्शन दोनों तरह करेगा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह, ठीक है। इसके एंजाइम्स क्या क्या होते हैं? तो आप याद रखना LANT, लैंट, ठीक है, या फिर LANT, ठीक। लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, ट्रिप्सिन। तो किस पे एक्ट करेगा? देखो, लाइपेज एक्ट करेगा इमल्सिफाइड फैट पे और इसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये सारा रटने वाला चीज़ है, तो आप लिख के याद रखना है इसको। स्टार्च तो हमने पहले भी पढ़ा था, एमाइलेज का इस पे एक्शन होता है और ये माल्टोज में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो L लाइपेज, A एमाइलेज, न्यूक्लियस और ट्रिप्सिन का एक्शन। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस का एक्शन होने से न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रिप्सिन का पेप्टोन्स पर एक्शन होने की वजह से अमीनो एसिड में कन्वर्शन हो जाता है। तो ये सारे सिंपल कंपाउंड हुए, जबकि ये पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा देखते हैं। इसकी लेंथ होती है 6 मीटर, वाइड होता है ये 2.5 मीटर, ठीक है। Arrival of chyme into duodenum initiates formation of ring-like annular movement at short interval, bead-like appearance। देखो, कहने का मतलब ये है कि जब काइम यहाँ पर आया डुओडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका स्ट्रक्चर रिंग लाइक एनुलर मूवमेंट होने लगता है, मतलब गोल सा इसका स्ट्रक्चर होने लगता है, बीड लाइक अपीयरेंस होने लगता है, ताकि फूड में और भी जो पार्टिकल्स
ब्रेक डाउन होने के लिए बचे हुए हैं वो सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाए। और काइम थॉरली मिक्सड विथ इंटेस्टिनल जूस, काइम इंटेस्टिनल जूस से पूरी तरह मिक्सअप हो जाता है। इसके बाद इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है यहाँ पर, जिसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, जिसमें इरप्सिन और पेप्टाइडेजेस होते हैं। दिस इज़ येलोइश एंड अल्कलाइन। ये जो होते हैं और जूसेस ये अल्कलाइन और येलोइश कलर के होते हैं। पीएच देख लो इसका 7.5 to 8 तक जाता है। एक्ट्स ऑन पॉलीपेप्टाइडेजेस, किस पे एक्ट करेगा? पॉलीपेप्टाइडेजेस पे, और कन्वर्ट इसको करेगा किस में? एमिनो एसिड में। देख लो पॉलीपेप्टाइडेजेस पे इरप्सिन एक्ट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ तक ख़त्म हुई डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात। अब एब्जॉर्प्शन पे आते हैं। एट द एंड प्रोडक्ट ऑल द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर सिंपल एंड सॉल्युबल। जहाँ भी हमने पढ़ा कि ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या होंगे ये सारे फूड? दे कैन ईजिली डिफ्यूज थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू ये डिफ्यूज हो जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और उसके बाद पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएंगे। यही तो है डाइजेशन का लास्ट स्टेप। इन ह्यूमन बीइंग 8 to 9 लीटर ऑफ फ्लूइड इज अब्सॉर्ब थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस तक में 8 to 9 लीटर ऑफ फ्लूइड अब्सॉर्ब होते हैं पर डे। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लीवर। सारे के सारे जो एब्जॉर्ब होते हैं वो ग्रोथ और रिपेयर में काम आ जाते हैं, और एक्सेस फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाता है, जो बाद में काम आता है जब हम फास्ट में होते हैं। तो वही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो के हमें एनर्जी देता है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड फूड और रीमेंस ऑफ फूड पार्टिकल गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी बचे कुचे प्रोडक्ट होंगे फूड के, वेस्ट मटेरियल, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और एब्जॉर्प्शन के बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट गोज टू रेक्टम, और कहाँ जाके स्टोर जाएंगे? रेक्टम में, और एनएस के थ्रू बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डे दूसरे लेक्चर को लेके आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना, और इस वीडियो को ध्यान से नेक्स्ट टाइम फिर से देखना, क्योंकि इसमें सारी की सारी आपके स्कूल के बुक की बातें, टेक्स्ट बुक की बातें, और उसके अलावा वो बातें भी दी गई हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।